इंक्लूसिव भी नहीं, इंक्लूड भी कोई दूसरा होगा उसको करना पड़ेगा ना। इंक्लूड करने में भी अलग है, उसको अपने में लेना है। यहाँ अलग का भाव ही नहीं है। मैं विकसित होकर के परिवार बनता हूँ, परिवार विकसित होकर के समाज बनता है, समाज विकसित होकर के राष्ट्र बनता है, राष्ट्र विकसित होकर के मानवता का रूप लेता है, मानवता विकसित होकर के सृष्टि है, सृष्टि विकसित होकर के परमेष्टि है। मैं से परमेष्टि तक के विकास की यात्रा में राष्ट्र एक महत्वपूर्ण भावात्मक पड़ाव है। हूँ तो मैं ही सर्व में, सर्वभूत हिते रता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे आत्मवत् सर्वभूतेषु न पश्यति स पश्यति। अपने आप को सारे भूत मात्र में देखता है। फिर उसके लिए अमेरिकन भी अलग नहीं। इसमें शिकागो में खड़े होकर के विवेकानंद वहां हृदय से कहते हैं कि मेरी बहनों और भाइयों, और सामने खड़े हुए लोगों के अंदर विद्युत करंट दौड़ जाता है, लगता है मेरा खोया हुआ भाई मिल गया। क्यों? क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु का संस्कार उनके अंदर है। इसलिए अमेरिका के लोग भी उनको भाई बहन अनुभव करते हैं, अंदर से लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं स्वामी विवेकानंद की बात हृदय से निकली थी, इसलिए हृदय तक पहुंची थी। हृदय से क्यों निकली? क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु वहां तक पहुंचना है। लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग कहाँ है? अभी तो मैं मेरे परिवार तक सीमित हूँ, परिवार से बाहर अपनापन नहीं है। पड़ोसी से लड़ता हूँ तो मेरा तेरा करता हूँ। अयम निजम परोवेति का भाव होता है पड़ोसी से लड़ते समय। पड़ोसी को अपना नहीं मानता। जब बंगालियों से लड़ना होता है तो असमी कितने आ जाते हैं मारवाड़ियों से लड़ने के लिए। तो हमने अपने अंदर कितने भेद डाल दिए, जबकि हमारा उद्देश्य आत्मवत् सर्वभूतेषु बनना है। तो उसके लिए कहा कि धीरे धीरे स्वयं का मन का विस्तार करते हुए सारी सृष्टि को, मानवता को, परमेष्टि को यदि अपने अंदर लेना है तो उसके लिए सबसे बड़ी इकाई जिसके साथ मैं तुरंत एकाकार हो सकता हूं वो क्या है? तो वो राष्ट्र है। भारत माता की जय बोलिए। किसी भी कोने में जितने अजनबी लोग हैं सब इकट्ठे आ जाते हैं, क्योंकि मन का विस्तार मैं से भारत तक करना सबसे सरल है। इसलिए ये विस्तार, भावात्मक विस्तार का राष्ट्रवाद भारत है। ये पॉलिटिकल एक्सक्लूजन का नहीं है, बाउंड्री से नहीं तय होता। बाउंड्री तो थी नहीं आर्यावर्त। आज दुनिया के कोने कोने में हमारी संस्कृति फैली हुई दिखती है। मॉरिशस में गणेश का मंदिर मिलता है, थाईलैंड के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, मेन थाईलैंड के स्क्वायर, बैंकॉक के मेन स्क्वायर के अंदर। अभी वहां उन्होंने वो मेट्रो बना दी। तो जब मैं इंटरनेट पे फोटो देख रहा था तो ब्रह्मा जी के मंदिर के ऊपर से दोनों तरफ से मेट्रो जा रही है, और उसके नीचे खड़े होकर के थाईलैंड की महिला संस्कृत में मंत्र बोलते हुए ब्रह्मा जी की पूजा कर रही है। मैंने तो इस जन्म में व्रत ले रखा है कि विदेश जाऊंगा नहीं, लेकिन आप में से जो लोग कभी जाएंगे बैंकॉक घूमने के लिए तो बाकी सब देखना, तो ब्रह्मा जी के मंदिर को मत भूलना। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है आज। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वो अंकोर वाट में है, कंबोडिया में, और वो अभी छोटा हो जाएगा क्योंकि 2 साल पहले जकार्ता की यूनिवर्सिटी में, इंडोनेशिया की जकार्ता यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बना करने के लिए जब वो नींव खोद रहे थे तो नींव खोदते समय उनको नया मंदिर मिल गया। मंदिर समूह है वो, शिव का मंदिर समूह, और वो कम से कम 25 एकड़ में फैला हुआ है। और उत्खनन करने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं ये अंकोर वाट से 1.5 गुना बड़ा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अब इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया 93% मुसलमानों का आबादी वाला देश, उस इंडोनेशिया में सबसे बड़ा मंदिर। मैं प्रश्न पूछता हूं, इंडोनेशिया में मंदिर बांधा किसने? इंडोनेशिया में रामायण कौन लेके गया? कोई भारत का ऋषि नहीं गया था, कोई ब्राह्मण नहीं गया था। दुनिया भर में चीन से लेकर सारे जगह पर भारतीय संस्कृति को फैलाने वाले व्यापारी थे। वो व्यापार के लिए जाते थे और वहां संस्कृति फैलाते थे। भारत ने दुनिया में राज नहीं किया, दुनिया में समृद्धि और संस्कृति दोनों का दान किया है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री पिछले 2 वर्ष से दुनिया में जा रहे हैं तो दुनिया को समृद्धि और संस्कृति दोनों दे रहे हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया में लोग प्राणायाम करने लग गए। वहां ओम, बुर्खा पहन करके ओम बोलने में शर्म नहीं आती, और भारत में ओम बोलने के ऊपर विवाद होता है, क्योंकि भारत की आइडिया ही क्लियर नहीं है, भारत का भाव ही स्पष्ट नहीं है। जब तक इस विज्ञान को हम नहीं समझेंगे, इसलिए इस आइडिया ऑफ भारत को शिक्षा व्यवस्था में प्रतिष्ठित करने का काम भारतीय शिक्षण मंडल है। उसके लिए अनुसंधान करना है, उसके लिए
उसके लिए प्रशिक्षण करते हैं, उसके लिए प्रकाशन करते हैं और उसके लिए संगठन करते हैं। अभी मैंने पिछले 3 वर्षों से एकेडमिक्स में रिसर्च के अंदर कुछ होना चाहिए, इसके लिए काम शुरू किया। पहले बैंगलोर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर जयपुर में हुई, इस साल नागपुर में हुई। अब अगले साल फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में। हो सकता है जेएनयू में हो। प्रयास यही चल रहा है कि जेएनयू में भारतीय शिक्षण मंडल की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो और उसका विषय है आइडिया ऑफ भारत। आइडिया ऑफ भारत। अभी 26 जुलाई को मैं उसका विषय कंफर्म करके आया। 26 जुलाई को आया एमसी में, जो जेएनयू कैंपस में ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में चौथी बैठक हुई इस ऑर्गेनाइजिंग टीम की। और इस ऑर्गेनाइजिंग टीम की बैठक में तय हुआ कि आइडिया ऑफ भारत उसका थीम होगा। 6-7 सब थीम होंगे जिसमें धर्म पर विचार करेंगे, अर्थ पर विचार करेंगे, शिक्षा पर विचार करेंगे और इस सब के माध्यम से भारत की संकल्पना को फिर एक बार शिक्षा व्यवस्था में कैसे स्थापित होना उसका आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ये भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य। इस काम को भारतीय शिक्षण मंडल करना चाहता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ, उत्तर असम में भारतीय शिक्षण मंडल का काम बहुत पुराना है। जो भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री है विनायक राव कानेटकर, उनकी ये तपोभूमि रही है। 38 वर्ष यहाँ प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया। अभी कल नलबाड़ी में बैठे थे तो लोग आ करके बता रहे थे कि विनायक राव ने मेरे घर में भोजन किया है, विनायक राव मेरे घर में आकर के रहे। ऐसी ये तपोभूमि उत्तर आसाम है। इसलिए उत्तर आसाम में भारतीय शिक्षण मंडल का काम पुराना भी है और बड़ा विस्तारित भी है। आज 27 यूनिट यहाँ पर भारतीय शिक्षण मंडल के काम कर रहे हैं और बड़े साइलेंटली और बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हो रहा है। आसाम में परिवर्तन की हवा चल पड़ी है। अब वो शिक्षा व्यवस्था में भी होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का काम भारतीय शिक्षण मंडल का काम है और उसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल को सन्नद्ध होकर के तैयारी करके काम करना पड़ेगा। सिलेबस बनाने पड़ेंगे, पाठ्यक्रम बनाने पड़ेंगे, ये भारतीयता का भाव लाने वाली शिक्षा संस्थान बनाने पड़ेंगे। शिक्षा संस्थानों के साथ जाकर के जो चल रहे हैं उनके साथ जाकर के काम करना पड़ेगा। और इस सब के लिए मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूँ कि आप भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए। मेरे को तो 26 साल हो गए। 1990 में LLB करने के बाद मैंने मेरी माँ को जाकर के कहा, माँ मैं किसी और की वकालत करके पैसा कमाना नहीं चाहता, मैं देश की वकालत करूंगा और खुद के लिए नहीं जीना चाहता, भारत माता के लिए जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे को ऐसी माँ मिली जिसने मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, ना आंसू बहाए। गर्व के साथ आशीर्वाद प्रदान किया, स्नेह प्रदान किया, तिलक लगा करके विदा किया और कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भारत माता है, भारत माता को दे दिया। 26 वर्ष से प्रत्येक क्षण 24 घंटे भारत माता के लिए काम करने का आनंद मैं अनुभव कर रहा हूँ और उस आधार पर आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पुनः भारतीय बनाने के लिए कितना समय देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 घंटा दीजिए, सप्ताह में 1 घंटा दीजिए, रोज 1 घंटा नहीं दे सकते। 168 घंटे में से 1 घंटा दीजिए। वो 1 घंटा भारतीय शिक्षा के लिए, शिक्षा के भारतीयकरण के लिए। उस 1 घंटे में क्या काम करना हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, नीलमोहन जी बताएंगे, नानी गोपाल जी बताएंगे। हम सब मिलकर के परिवर्तन कर सकते हैं, सरकार करे चाहे नहीं करे। आज प्रत्येक व्यक्ति को परिवर्तन चाहिए। मैं इस देश में ऐसे 10,000 परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में से निकाल लिया क्योंकि उनको लगता है कि स्कूल में तो उल्टी पढ़ाई हो रही है। इसलिए होम स्कूलिंग का आंदोलन भारत में शुरू हो गया। हमने उसको पर्याय दिया, होम स्कूलिंग नहीं, गुरुकुल शुरू करते हैं। भारत में प्रचंड अच्छे गुरुकुल चल रहे हैं अभी भी। भारतीय शिक्षण मंडल ने उनके साथ पिछले 3 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। गुरुकुलों के साथ जुड़ना, उनको समझना, उनको ठीक करना, उनके अंदर नई बातें भी लाना। कंप्यूटर भी सीखेगा गुरुकुल का बच्चा, व्याकरण भी सीखेगा गुरुकुल का बच्चा, तो उसके साथ कंप्यूटर भी सीखेगा। और आज उसका परिणाम ऐसा हुआ कि साबरमती में चलने वाले हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला का विद्यार्थी अभी परसों 24 तारीख को, 24 जुलाई को इंडोनेशिया के योग्यकर्ता नाम के स्थान पर मलेशिया की एक एजेंसी के द्वारा लिए गए इंटरनेशनल कंपटीशन ऑन मेंटल अरिथमेटिक्स, मानसिक गणित के ऊपर जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ, 18 देशों के 1300 बच्चे थे। स्पेन का था, स्वीडन का था, इंग्लैंड का था, अमेरिका का था। विश्व में नंबर 1 जो स्कूल है फिनलैंड का, पीसा रेटिंग में नंबर 1 है। उस फिनलैंड के स्कूल का बच्चा था, साउथ कोरिया के स्कूल का बच्चा था, चाइना के स्कूल का बच्चा था। सारे दुनिया से 1300 बच्चे थे और उन बच्चों के बीच में
हमारे हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला का तुषार तलावट वर्ल्ड चैंपियन बना, नंबर 1 बना, सारे दुनिया को हरा दिया। और वहां पर जब उसको पत्रकारों ने पूछा, परसों दिल्ली में उसकी कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों ने उसको पूछा कि जीतने के बाद तुमको कैसे लगा, तो वो गर्व से कहता है, मैंने दुनिया को दिखा दिया कि मैकाले से ज्यादा अच्छी हमारी गुरुकुल शिक्षा है। गुरुकुल शिक्षा को कोई हरा नहीं सकता। आज ऐसे गुरुकुल देश में खड़े हो, लोग पीछे पड़ रहे हैं। मेरे को 40 जगह से मेरे पास में रिकमेंडेशन है। अभी कल परसों मैं वृंदावन में रहने वाला हूँ, वृंदावन के इस्कॉन के लोग मेरे पास पीछे पड़े हैं, आप उनको समय दीजिए। मैंने कहा नहीं, दिन भर मेरे बैठक है, मेरे पास समय नहीं। बोले हमारे 10 पेरेंट्स आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। हम वृंदावन में आपको भूमि देते, करोड़ों रुपया देते, आप यहाँ पर गुरुकुल खोलिए। मैंने कहा गुरुकुल ना पैसे से खुलता है ना भूमि से खुलता है। गुरुकुल के लिए तो गुरु चाहिए। आचार्य कहाँ से लाओगे? तो भारतीय शिक्षण मंडल ने आचार्य बनाने के प्रारंभ किया। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, आप में से जो रिटायर्ड है, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त नहीं, सेवा प्रवृत्त है, अब तक वृत्ति कर रहे थे, अब सेवा करने के लिए तैयार है, ऐसे लोग आए, आप आचार्य के रूप में वहां पर रह सकते हैं। जो उसके लिए आवश्यक शिक्षण होगा भारतीय शिक्षण मंडल देगा। युवा लोग आए, वो सामने है, आचार्य बनेंगे तब गुरुकुल शिक्षा फिर से लागू हो। और ऐसी गुरुकुल शिक्षा का रिवाइवल का काम आज शुरू हो। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में 500 गुरुकुल हो जाएगा। प्रश्न केवल आचार्य का है। यदि हम आचार्य तैयार कर सके तो 500 गुरुकुलों के लिए लोग तैयार हैं। अभी इस गुरु पूर्णिमा को हमने 3 गुरुकुलों का उद्घाटन किया। कनेरी के उद्घाटन में मैं था, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। वहां के एक मठ के स्वामी जी ने गुरुकुल शुरू किया। 50 बच्चों की व्यवस्था कर रहे थे वो, क्योंकि निःशुल्क होता है। एक बच्चे पे साल में 70-80 हजार खर्च होते हैं, तो 50 बच्चे मतलब 30-35 लाख की व्यवस्था करनी थी। स्वामी जी ने कहा एक साल में इतनी व्यवस्था कर सकते, इस साल 50 लेते, अगले साल और 50 जोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने आह्वान किया तो 150 एप्लीकेशन आए और स्वामी जी मना नहीं कर पाए। मैंने तो पेरेंट्स के इंटरव्यू ले लेकर के सबको डिस्करेज किया। मैंने कहा इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सरकार की मान्यता नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्यों बच्चों को गुरुकुल में डालना चाहते हैं? फिर भी माता पिता कह रहे इंसान तो बनेगा, व्यक्तित्व का तो विकास होगा, हम यही डालना चाहते। मैं काटते काटते 73 तक संख्या ले आया था। 19 मई को मैं 73 लोगों को एडमिशन देकर के आया। 19 जुलाई को जब उद्घाटन करने गया तो 108 हो गए। बच्चों की कमी नहीं है। हमने आचार्य दिए, इतना अद्भुत दृश्य था वो उद्घाटन का। 4 दिन में बच्चे आचार्यों से ऐसे जुड़ गए थे। चमत्कार होने वाला है, सामने दिखाई दे रहा है। बच्चों की कमी नहीं, लोग पैसा देने को तैयार है, आवश्यकता केवल आचार्यों की। आने वाले समय में ये गुरुकुल का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। ये सच्चे भारत का निर्माण करेगा। इसलिए भारत विकास परिषद और भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता साथ में बैठे तो क्या विषय लिया जाए, ये जब मेरे मन में विचार आया तो मैंने कहा भारत की संकल्पना, भारत की विस्तारित होती हुई संकल्पना। इसलिए स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं ही भारत हूँ। अद्भुत उन्होंने रामतीर्थ जी, स्वामी रामतीर्थ जी लाहौर में स्वामी विवेकानंद का भाषण सुन करके गणित के प्रोफेसर को संन्यास की इच्छा हुई और संन्यास ले लिया। प्रोफेसर तीर्थराम नाम था, संन्यास के बाद रामतीर्थ बन गए। सारे दुनिया में घूम करके भारत का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति का। वो रामतीर्थ का सबसे अद्भुत वाक्य, वो कहता है मैं ही भारत हूँ। ये मेरे पैर यानी कन्याकुमारी, ये मेरा सिर यानी मस्तक, दोनों हाथ मेरे हिंदू कुश और अरुणाचल है। ऐसे करके नर्मदा मेरी, विंध्याचल मेरी, कटी श्रृंखला, ऐसे वर्णन करते। और उसके बाद में कहते मैं चलता हूँ तो भारत चलता है, मैं बोलता हूँ तो भारत बोलता है, मैं सोचता हूँ तो भारत सोचता है। हम में से प्रत्येक जब ऐसा करने लगेगा तब सच्चे अर्थ में भारत स्थापित होगा। भारत की संकल्पना ये भावात्मक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक और आर्थिक नहीं है। इसलिए इस भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को व्यवस्था का अंग बनाना, ये भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि इसमें हमारा साथ दे। वंदे मातरम, जय हिंद।